हाल में किसी के कदमों की पदचाप से लेडी पियोन बेंच पर से उठ खड़ी हुई। पीछे हटो। लगता है डॉक्टर दीप्ति आ गई। मैडम को भीड़ पसंद नहीं। ऑपरेशन को जाते हुए उनका मूड बिगड़ गया तो समझ लो। सब लोग पीछे हट गए। अब तक आवाज़ निकट आ चुकी थी। मरीजों के रिश्तेदार जब तक डॉक्टर की तरफ लपकते, वो ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश कर चुकी थी, बिना इधर उधर देखे। थोड़ी ही देर में बाहर दरवाजे पर लगा लाल बल्ब जल गया था, यानी ऑपरेशन शुरू। विकास, पेशेंट का पति, दम साधे ऑपरेशन थिएटर के बाहर जलते लाल बल्ब को घूर रहा था। उसकी माँ बेंच पर बैठी थी। विकास, तुझे नहीं लगा कि डॉक्टर कुछ जानी पहचानी सी थी? माँ ने कहा। पता नहीं माँ, बीच में कुछ लोग आ गए थे तो मैं उन्हें देख नहीं पाया। वह माँ की तरफ देखने लगा। डॉक्टर जो भी हो, अभी तो यही चिंता है किसी तरह माँ बच्चा दोनों बच जाए। माँ भी कुछ सोचती हुई बोल रही थी। फिर दोनों के बीच चुप्पी पसर गई। इस अस्पताल में 4 ऑपरेशन थिएटर थे। इस समय 3 में ऑपरेशन चल रहे थे, जिनमें से 2 थिएटरों में सिजेरियन के ऑपरेशन हो रहे थे और एक में पथरी का। इसलिए बरामदे में तीनों मरीजों के रिश्तेदार इकट्ठे होकर अपने अपने दुख सुख साझे कर रहे थे। किसका मरीज कब से बिस्तर पर है और कितना खर्चा हो गया है, आदि आदि का ब्यौरा हिसाब बन रहा था। सभी को एक दूसरे परिवार से सहानुभूति थी। बीच बीच में वे अपने मरीजों वाले ऑपरेशन थिएटर को भी देख लेते। पथरी वाला मरीज 56 वर्ष का था। उसकी पत्नी गांव की थोड़ी सी पड़ी हुई किंतु सभ्य स्त्री थी, जो बड़े धैर्य से अपने बेटे को बाप के कहने में चलने की ज़रूरत समझा रही थी। सिजेरियन वाली दोनों स्त्रियों का पहला प्रसव था। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बंद हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। धीरे धीरे विकास की माँ भी उन लोगों की तरफ उन्मुख होने लगी थी। विकास का ध्यान जब उधर गया तो वह चौंक गया। माँ को बुलाकर वह बरामदे के किनारे खुली हुई खिड़की के पास ले गया। इस तरफ से पीठ करके वह माँ के साथ बातें करने लगा, पर नहीं चाहता था कि उसकी माँ अधिक बात करे। पता नहीं उसके मुंह से क्या बात निकल जाए जो उसके लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर दे। अभी उन दोनों को वहाँ खड़े मुश्किल से 10-15 मिनट ही गुजरे होंगे कि उन्हें अपनी पीठ पीछे खटखट की आवाज़ सुनाई दी। विकास पलटा तो उसे सीढ़ियों से उतरती डॉक्टर का सफ़ेद कोट मात्र ही दिखाई दिया। दोनों भागते हुए थिएटर के पास तक आए। तब तक 2 वार्ड बॉय उसकी पत्नी का स्ट्रेचर लेकर बाहर आ रहे थे। कपड़े में लिपटा नवजात बालक नर्स की गोद में था। बेटा है, कहकर नर्स आगे बढ़ गई। विकास पत्नी की तरफ लपका तो हटो हटो कहते वार्ड बॉय तुरंत ऑपरेशन थिएटर के साथ लगे इमरजेंसी वार्ड की ओर बढ़ गए। अभी ये दोनों माँ बेटे हक्का बक्का खड़े ही थे कि वही डॉक्टर थिएटर से बाहर आई, जिसने कागज़ों पर विकास से हस्ताक्षर करवाए थे। सिप्रा, सिप्रा के साथ कौन है? दोनों माँ बेटा एक साथ डॉक्टर की तरफ लपके। देखो, शिप्रा की हालत ठीक नहीं है। हाँ, बच्चा ठीक है। डॉक्टर थोड़ा रुककर अपनी बात का प्रभाव देख रही थी। बच्चे को माँ जी आप घर ले जा सकती हैं, मैं लिख देती हूँ, कहते हुए वह एक तरफ चलने लगी। आप मिस्टर विकास? जी, मेरा नाम विकास कुमार है। हाँ तो विकास कुमार जी, आप मेरे साथ आइए। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, इन्हें भी ले आइए और बच्चा भी लेकर माँ जी को दे दीजिए। विकास चुपचाप लेडी डॉक्टर के पीछे चलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह गोद में बच्चा और हाथ में दवाइयों की चिट लिए माँ के पास आ गया। फिर दोनों ही बाहर निकल गए। माँ, तुम बच्चा लेकर घर चली जाओ, यहाँ मैं देख लूँगा। विकास ने माँ को टैक्सी में बिठा दिया और खुद मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ गया। दवाइयाँ लेकर वह वापस लौटा। उसने उसी डॉक्टर के कमरे का पर्दा उठाया जिसने दवाइयाँ लिखी थी। डॉक्टर कमरे में नहीं थी। वहाँ एक महिला कर्मचारी कुछ सामान इधर उधर रख रही थी। डॉक्टर साहिबा, विकास की बात पूरी होती इससे पहले ही वह लड़की बोल उठी, राउंड पर है। विकास अभी सोच ही रहा था कि अंदर से कमरे से आवाज़ आई, मालती? कौन है? जी मैडम, वह जिनकी पत्नी का ऑपरेशन से बेटा हुआ है। मालती
दौड़कर अंदर जा चुकी थी। भेज दो। लेकिन मालती को बाहर आना नहीं पड़ा। विकास उसके पीछे ही खड़ा था। भीतर आ गया। बैठो, डॉक्टर ने बिना पीठ मोड़े ही कहा। वह स्क्रीन पर एक एक्सरे फिल्म को बड़े ध्यान से देख रही थी। विकास चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। तुम? डॉक्टर ने जैसे ही कुर्सी घुमाई, विकास जो आतुरता से डॉक्टर के घूमने का इंतजार ही कर रहा था, ऐसे चौंका जैसे हजारों बिच्छुओं ने काट खाया हो। डॉक्टर दीप्ति, जो अब तक विकास को देख ही नहीं पाई थी, उसके तुम कहने पर कुर्सी से एकदम उठकर खड़ी हो गई और आंखें फाड़े उसे देख रही थी, अवाक। अनायासी सामने खड़े आदमी को सच माने या झूठ, लेकिन अगले ही क्षण उसने स्वयं को संयत कर लिया और कुर्सी पर बैठकर नज़र सामने रखे कागजों पर जमा दी। क्यों आए हो? वह शिप्रा। विकास अभी तक संभल नहीं पाया था। हाँ, तो वह तुम्हारी पत्नी है। दीप्ति ने कागजों पर साइन करने शुरू कर दिए थे। मालती एक तरफ खड़ी, कभी अपने काम में मगन डॉक्टर दीप्ति को और कभी हैरान परेशान खड़े व्यक्ति को देख रही थी। इतना तो वह भी समझ चुकी थी कि उन दोनों का आपस में कुछ संबंध है, लेकिन क्या? यह बात उसकी छोटी सी बुद्धि से बाहर थी। दवाइयाँ दिखाओ। दीप्ति ने रुखाई से हाथ बढ़ाया तो विकास ने दवाइयाँ जो वह बाजार से लाया था दिखा दी। सारी दवाइयों की पर्ची से मिलाते हुए डॉक्टर दीप्ति ने कॉल बेल का स्विच दबा दिया। नर्स के आने पर उसे कैसे क्या करना है समझाकर दवाइयाँ नर्स को दे दी। विकास अभी तक खड़ा था। दीप्ति, उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तुम अभी तक खड़े हो? जाओ, अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करो। अगर उसे 24 घंटे के अंदर होश आ जाए तो बच सकती है, अन्यथा। फिर वह पेन बंद करके कोट की जेब में डालती हुई कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मालती, कैबिन बंद कर दो। इन दिनों डॉक्टर दीप्ति मनाली के अस्पताल में सर्जन थी। विकास उसे जाते हुए देखता रहा। शिप्रा की हालत अच्छी नहीं थी। दूसरे दिन दीप्ति ने अपनी ड्यूटी दूसरे वार्ड में लगवा ली। वो बेमतलब विकास से टकराना नहीं चाहती थी। इस समय विकास का भी पूरा ध्यान शिप्रा की बीमारी पर था। वह इस समय सब कुछ भूलकर पत्नी की देखभाल कर रहा था, लेकिन पूरी मेहनत और देखभाल के बाद भी शिप्रा को डॉक्टर बचा नहीं सके। इसके बाद 2 महीने तक विकास दिखाई नहीं दिया। दीप्ति भी उसे लगभग भूल गई थी। डॉक्टर शशांक सिन्हा के घर की सीढ़ियां उतरते हुए नेहरू मेडिकल कॉलेज के सीएमओ ही बोले थे, दीप्ति, तुमने तो कमाल ही कर दिया भाई, वाह। हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि चीर फाड़ करने वाली डॉक्टर इतना अच्छा नाच और गा सकती है। कमाल है भाई, वाह। सीएमओ की आंखों में अपने लिए इतनी प्रशंसा देखकर दीप्ति सकुचा रही थी। ठीक है, फिर मिलते हैं, कहकर सीएमओ अपने फ्लैट की ओर मुड़ गए तो एक सहयोगी डॉक्टर बोली, चलो इसी खुशी में आज तुम्हारे ही क्वार्टर में चलकर बढ़िया सी चाय पीते हैं। चलो ना। दीप्ति ने अपने फ्लैट की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उन्हें इनविटेशन दिया। सारी सहयोगी डॉक्टर दीप्ति के सिटिंग रूम में सोफों पर आकर आराम से पसर गई। सुरीली, दीप्ति ने नौकरानी को आवाज़ लगाई, बढ़िया सी चाय पिलाओ। दीप्ति, ये सब कहाँ सीखा भाई? एक डॉक्टर बोल उठी। बस यूं ही बचपन में शौक रहा। कुछ माँ सिखा दिया करती थी और कुछ घर में पैर चलाती रहती थी। दीप्ति बराबर सकुचा रही थी। हुआ यूं कि डॉक्टर शशांक की ट्रांसफ़र शिमला से ऊना के लिए हो गई थी। उसी की विदाई पार्टी थी कल। सब लोग हो हुल्लड़ कर रहे थे कि दीप्ति बोल उठी, अरे कोई ढंग से नाचो भाई, ये क्या बेकार मटक भटक रहे हो? तुम ही नाच लो ना, दूसरों को क्या कह रही हो? डॉक्टर नीलम अग्रवाल तुनक गई। दीप्ति घबरा गई। उसने तो यूं ही कह दिया था, किंतु अब तो सारा स्टाफ ही दीप्ति के पीछे पड़ गया। देखो भाई दीप्ति, नाचना तो तुम्हें अब पड़ेगा ही, या तो यह बात ना कहती। डॉक्टर सिंह खिचड़ी मूँछों पर ताव देने लगे। मामा, मुझे कहाँ आता है नाचना? दीप्ति सिटपिटा गई। अगर तुम्हें नहीं आता तो ऐसा नहीं कहती। और कुछ डॉक्टरों ने उसे पकड़कर खड़ा कर दिया। फिर तो झटपट टेप रिकॉर्डर पर चलती धुनों वाले गाने एक के बाद एक लगाए जाने लगे और दीप्ति नाचती रही। फिर सबके आग्रह पर उसने कांगड़ी लोकगीत भी सुनाया। इस गीत पर दीप्ति को खूब दाद मिली थी। इस समय सारी बातचीत उसी संदर्भ में हो रही थी। वह लोग
डॉक्टर शशांक को विदा करके लौट रहे थे। दीप्ति का फ्लैट पहले पड़ता था, इसलिए सब वहीं जमे हुए थे। चाय पीकर सभी लोग उठ खड़े हुए थे। अभी वे दीप्ति से विदा मांगते कि दरवाजे की कॉल बेल बजी। सुरीली जूठे बर्तन वहीं छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली गई। डॉक्टर दीप्ति से मिलना है, अजनबी ने कहा। आप कौन है? मैं खुद ही उन्हें बता दूंगा, तुम हटो। नहीं, वे गुस्सा करेंगी, भीतर और लोग भी है। सुरीली रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं थी, तभी भीतर से आवाज़ आई, कौन है सुरीली? अब तक आदमी उसे एक और हटा चुका था। दीप्ति देखो, तुम्हारी नौकरानी मुझे भीतर आने ही नहीं दे रही है, कहता हुआ विकास कमरे में आ चुका था। अच्छा दीप्ति, हम लोग चलते हैं। वे सब तो पहले से ही खड़ी थी, बाहर निकल गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? दीप्ति का मूड बिगड़ चुका था। लो, ये भी कोई बात हुई? पति अपनी पत्नी के घर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? विकास बेशर्मी से सोफे पर बैठता हुआ बोला। चाय के लिए तो कह दो। सुरीली जो हक्की बक्की उन दोनों की बातें सुन रही थी, किचन में जाने लगी तो दीप्ति ने उसे डांट दिया। ये बर्तन उठाओ और अपना काम करो, जाओ। बर्तन उठाते हुए सुरीली सोच रही थी कि डॉक्टर साहिबा को यहाँ आए 3 साल हो गए। आज तक तो किसी को भी पता नहीं है कि इनकी शादी हो चुकी है। अब यह पति अचानक कहाँ से आकर टपक गया? अब तक कहाँ था? घर में तो इस आदमी का फोटो भी नहीं है, बस डॉक्टर साहिबा के माता पिता का और खुद डॉक्टर साहिबा का ही फोटो था। फिर डॉक्टर दीप्ति ने कभी बिंदी भी नहीं लगाई। फिर आउट आउट, बाहर पता नहीं क्या हुआ कि डॉक्टर दीप्ति जोर से चिल्लाई तो सुरीली भागती हुई बाहर आई। देखा वह आदमी जो खुद को डॉक्टर दीप्ति का पति कह रहा था, चुपचाप बाहर जा रहा था। दीप्ति सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। सुरीली ने दरवाज़ा बंद करके छिटकनी लगा दी। अब वह सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। यह आदमी कौन है? पूछने की तो उसकी हिम्मत नहीं थी। 2 महीने इसी तरह गुजर गए। अब विकास अक्सर ही आने जाने लगा था। विकास के इस तरह आने जाने के कारण अब तक अस्पताल में सबको पता चल चुका था उनके रिश्ते के बारे में। विकास कुमार भारतीय स्टेट बैंक का एक साधारण सा एम्प्लॉय कुल 6 महीने पहले चौपाल से ट्रांसफ़र होकर शिमला आया था। सिप्रा के साथ उसका सब कुछ ठीक चल रहा था कि अपने प्रथम प्रसव के समय ही बेचारी चल बसी। लेकिन जाते जाते वह उसे दीप्ति से दोबारा मुलाकात का अवसर तो दे ही गई। दीप्ति उसे चाहे कितना भी धुतकारती, पर वह तीसरे चौथे दिन एकाध चक्कर लगा ही जाता। एक दिन तो उसने हद ही कर दी थी। उस दिन वह अपनी माँ को भी साथ ले आया था। विकास की माँ ने भी दीप्ति से विकास को क्षमा कर देने के लिए बहुत ही अनुनय विनय से काम लिया। दीप्ति ने सास को तो कुछ नहीं कहा, किंतु सुरीली को दरवाज़ा बंद करने का आदेश देते हुए कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम दरवाज़ा बंद कर लो ताकि कोई आवारा जानवर भीतर ना घुस आए। और वह उन दोनों को वहीं छोड़कर बाहर निकल गई। ये उनके लिए भयंकर अपमान से कम नहीं था, लेकिन विकास पर शायद इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा था। दूसरे ही दिन वह दीप्ति के ऑफिस आ धमका था। विकास के भीतर कदम रखते ही दीप्ति कुर्सी से उठ खड़ी हुई और मालती को बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। दीप्ति विकास और उसकी माँ के बारे में ही सोच रही थी और अपने कल के व्यवहार और उन दोनों की प्रतिक्रिया के बारे में सोच रही थी। ये सोच रही थी कि कैसे ढीठ लोग हैं दोनों माँ बेटा। उसे अच्छी तरह याद था कि उसके और विकास के अलग होने में विकास की माँ का भी कम योगदान नहीं था, इसलिए वह भी किसी सम्मान की अधिकारिणी तो हरगिज नहीं ही हो सकती। इसलिए दीप्ति ने भी जो किया वह ठीक ही किया, चाहे वह उसकी सास ही क्यों ना थी। रहा विकास, तो वह तो आज भी किसी प्रकार के सम्मान का अधिकारी नहीं है और कल भी नहीं था। आज फिर विकास दीप्ति के फ्लैट पर आ गया था। वह पूरे जोर शोर से स्वयं को दीप्ति का पति सिद्ध कर रहा था। दीप्ति ने उसे जैसे जैसे दफा तो कर दिया, लेकिन समस्या को गंभीर जान उससे छुटकारे की तरकीब पर विचार करने लगी। उसने धीरे से पैर उठाकर सोफे पर फैला लिए और वहीं लेट गई। उसे पापा की याद आ गई। ऐसे समय में उसे वह कितनी अच्छी और सही राय देते थे। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति और भी था जिसका दरवाज़ा वह इस समय खटखटा सकती थी।
वह थे डॉक्टर विजय त्रिपाठी। किंतु इस समय तो ना उसके पापा ही थे और ना ही डॉक्टर विजय। अब तो उसे अपना प्रकाश स्वयं ही बनना था। यादों की अंधी गुफा दीप्ति के लिए रास्ता बनाती गई और दीप्ति उसमें धंसती चली गई। दीप्ति के पापा का आग्रह था कि वह कुछ ही वर्षों में रिटायर होने वाले हैं। जो पैसा उन्हें रिटायरमेंट पर मिलेगा उसमें दीप्ति का विवाह हो जाएगा। इसलिए दीप्ति को उनकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन दीप्ति पर तो डॉक्टर बनने की धुन सवार थी। उसकी माँ भी उसका साथ दे रही थी। माँ का कहना था कि इतनी पढ़ाई के बाद वह बेटी की उम्मीदों पर पानी ना फेरे। लेकिन पापा की चिंता अपनी जगह पर स्थिर थी और दीप्ति अपनी पढ़ाई के आगे किसी बात को भी प्राथमिकता नहीं दे रही थी। दोनों अड़े हुए थे और दीप्ति की पढ़ाई बदस्तूर जारी थी। डॉक्टर विजय त्रिपाठी दीप्ति के पापा के अच्छे दोस्तों में से थे। वह भी दीप्ति की पढ़ाई पूरी करने के पक्ष में थे। इस प्रकार दीप्ति के पक्ष में 2 और विपक्ष में 1 वोट होने से उसकी पढ़ाई चलती रही। घर में तनातनी बढ़ती रही और दीप्ति अपनी पढ़ाई पूरी करके आखिरकार डॉक्टर बन ही गई और उसे अप्रेंटिसशिप भी मिल गई। भाग्य कहिए कि फिर उसी अस्पताल में उसे अस्थायी नौकरी भी मिल गई। समय बीतने लगा और पापा की रिटायरमेंट का समय निकट आता गया। पापा ने हार नहीं मानी थी और वे दीप्ति के लिए किसी अच्छे लड़के की तलाश में लगे रहे। इसी बीच उन्हें बैंक में विकास कुमार नाम का एक अविवाहित लड़का कुल्लू से ट्रांसफ़र होकर आया तो बातचीत में दीप्ति के पापा ने उससे दीप्ति के रिश्ते की बात चलाई। उसके घर वाले और विकास तुरंत ही उनका प्रस्ताव मान गए। अब पापा ने दीप्ति पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस बीच विकास कुमार ने भी उनके घर आना जाना शुरू कर दिया ताकि वह दीप्ति को प्रभावित कर सके। आखिर उनकी इच्छा के आगे माँ बेटी दोनों को झुकना पड़ा। दीप्ति का भाई तो पढ़ाई के लिए विदेश किया गया कि फिर लौटा ही नहीं। इसलिए भी दीप्ति के पापा को दीप्ति की ज़्यादा चिंता थी। वो सोचते थे कि उनकी बेटी अपने घर चली जाए तो उनके कर्तव्य की इतिश्री हो जाए। विदेश गए बेटे पर तो उन्हें कुछ भी उम्मीद नहीं थी और वह दीप्ति की शादी में आया भी नहीं था। हालांकि उन्होंने उसे पत्र भी लिख दिया था और फ़ोन भी कर दिया था। शादी के कुछ समय बाद दीप्ति ने विकास से नौकरी जारी रखने की बात की। उसकी छुट्टियां समाप्त हो रही थी। दीप्ति की बात सुनकर विकास कुमार ने डपटते हुए कहा, चुपचाप घर में बैठो और घर का काम देखो। और इतना कहकर उसने बात खत्म कर दी। जब दीप्ति ने उसे अपने पापा को दिए वचन की याद दिलाई तो वह उबलने लगा। इतना ही नहीं, विकास की माँ ने भी दीप्ति की नौकरी का जमकर विरोध किया। फिर इसी बात को लेकर उनकी आपस में आए दिन ही तकरार होने लगी। दीप्ति रोज हॉस्पिटल जाने को कहती और घर में कलह हो जाती। बात बढ़ी तो विकास बिना कुछ कहे एक दिन दीप्ति को उसके पापा के घर छोड़ गया। उन लोगों का सोचना था कि दीप्ति की अकड़ टूट जाएगी और वह लौट फिरकर ससुराल आएगी ही। परंतु ना तो उन लोगों ने उसे बुलाया और ना दीप्ति अपने आप ही ससुराल गई। ब्याही हुई बेटी पापा के घर में बैठी थी तो पापा को चैन कैसे पड़ता। वह अक्सर ही सोचते कि विवाह की बात चलने पर विकास कुमार ने ही तो कहा था कि उसे दीप्ति की नौकरी से कोई परेशानी नहीं है, इसीलिए दीप्ति ने हाँ कह दिया था। फिर अब वह इस पर विवाद क्यों खड़ा कर रहा था। इसी बात को याद दिलाने एक दिन पापा विकास कुमार से मिलने बैंक जा पहुँचे। दीप्ति की बात छेड़ते ही विकास तुनक कर बोला, उसे तो आप डॉक्टर बनाए रखिए, मेरे घर में डॉक्टर की नहीं बीवी की ज़रूरत है। इतना कहने के साथ ही वह उठकर बैंक से बाहर निकल गया। हताश निराश लौटे पापा ने दूसरे ही दिन दीप्ति को हॉस्पिटल जाने की इजाज़त दे दी। वह समझ गए थे कि बात बनने वाली नहीं है और दीप्ति नौकरी पर वापस शिमला चली गई। शिमला आकर उसे पता चला कि उसे अब सर्जन की ट्रेनिंग के लिए जाने का मौका मिलने वाला है। वह सब कुछ भुलाकर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। लेकिन माँ को ऐसा धक्का लगा कि उसने बिस्तर पकड़ लिया। माँ अधिक दिन इस सदमे को नहीं झेल सकी। पापा अकेले रह गए। अब तक तो उसकी पोस्टिंग भी राजीव गांधी अस्पताल में हो गई थी। इसके साथ ही उसने सर्जन की पढ़ाई शुरू कर दी थी। घर में अकेले रह गए थे। वह पापा को लेकर अक्सर ही परेशान रहती थी। दीप्ति चाहती थी कि पापा उसके पास आ जाएं, लेकिन वो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थे।
हाँ, कभी कभार वे कुछ दिनों के लिए शिमला आ जाते और बेटी के साथ कुछ समय जरूर गुजारते, फिर अपने घर वापस लौट जाते। वह जब उनके लिए बहुत परेशान होती तो पापा ही उसका हौसला बढ़ाते। पर सच तो ये था कि उन्हें कहीं न कहीं अपराध बोध ज़रूर था। दीप्ति के बार-बार उनको शिमला आ जाने के लिए आग्रह करने पर वे कहते, "मैं ठीक हूँ दीप्ति, रामलाल मेरी देखभाल कर लेता है। तुम मेरी चिंता छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो।" दीप्ति को शिमला में रामपुर की खबरें पापा से मिलती। वह शिमला की सर्दी में छुट्टी लेकर घर चली जाती और पापा के साथ समय व्यतीत करती। डॉक्टर विजय त्रिपाठी भी अब तक रिटायर हो चुके थे। दरअसल दीप्ति को डॉक्टर बनाने का सुझाव उन्होंने ही अपने दोस्त को दिया था, इसलिए वह हर बार दीप्ति की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते। इस बार सर्दी की छुट्टियों में वह घर आई तो पापा को बेहद परेशान देखकर पूछ लिया, आपको क्या हुआ है? आप तो कहते थे रामलाल आपकी देखभाल कर लेता है। वह पापा की आराम कुर्सी के पास धरती पर ही बैठ गई। मैं तो ठीक हूँ दीप्ति, पर डॉक्टर विजय ठीक नहीं है। इसके अलावा एक बात और भी है। विकास एक गरीब लड़की को पत्नी बनाकर घर ले आया है, पर उसने उससे शादी नहीं की है। लोगों से कह रहा है कि उसकी नौकरानी है, पर असलियत सब जानते हैं। तो लाने दीजिए ना। तुम कहो तो मैं केस दर्ज कर दूं, तुम साइन कर दो। जाने दीजिए पापा, जब मेरा उसे कुछ लेना देना ही नहीं है तो वह कुछ भी करता फिरे। बस मैं तो एक बार सर्जन बन जाऊं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटा, तेरे और तेरी माँ के विरोध के बावजूद मैंने हठ की और तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। नहीं पापा, भगवान जो चाहते हैं वैसा ही होता है। ये आप ही तो कहा करते हैं ना। फिर आपने कहाँ कुछ गलत किया? बस भगवान को यही मंजूर था, इसलिए यह सब हो गया। अब आप मन में इस तरह के विचार कभी भी न लाइएगा। पापा ठंडी सांस लेकर रह गए और दीप्ति फिर से शिमला चली गई। पापा का साथ भी कब तक रहता? पहले इकलौता बेटा परदेश जा बसा, फिर दीप्ति का विवाह टूट गया और उसकी माँ का वियोग, सब मिलकर उनके लिए घातक बन गए। ऐसे में कुछ वर्ष तो डॉक्टर विजय ने उसे पापा की कमी महसूस नहीं होने दी और हर तरह उसका मार्गदर्शन करते रहे, परंतु पुराने पात तो झड़ने ही थे। खट खट खट, खिड़की के पट बजे तो दीप्ति चौंकी। सुरीली को आवाज देकर उसे खिड़की बंद करने को कहा। बाहर जोर की आंधी चल रही थी। खुली खिड़की से होकर बाहर से हवा के साथ बाग के पत्ते और धूल धक्कड़ भी कमरे में आ गए थे। ऐसी ही आंधी बनकर विकास उसके जीवन में आज फिर आ धमका और अपने साथ ले आया था ऐसे ही अतीत का वह धूल धक्कड़ जिसे डॉक्टर विजय त्रिपाठी के स्नेह ने उजालों की वर्षा से धो पोंछ कर साफ कर दिया था। वह फिर लौट चली अतीत में। अब उसने अपना रामपुर शहर का घर किराए पर दे दिया था। इस घर का एक छोटा हिस्सा तो पहले से ही किराए पर था, किंतु अब दीप्ति ने वह छोटा भाग अपने लिए रखकर बड़ा हिस्सा किराए पर उठा दिया। 3-4 छुट्टियां पड़ने पर ही वह रामपुर जाती और मकान का किराया लेकर लौट आती। किराएदार भी सज्जन थे, वह जब भी जाती उसे किराया मिल जाता था। इस बार भी वह छुट्टी में घर आई थी। आते ही उसने अपनी बचपन की सहेली संध्या को फ़ोन किया, जो शहर में ही ब्याही गई थी। संध्या ने रात के खाने के लिए उसे अपने ही घर में बुला लिया। कल का पूरा दिन दीप्ति के पास था, उसे परसों शिमला लौटना था। दोनों ने उस दिन सराहन घूमकर आने का कार्यक्रम बनाया और सुबह ही संध्या घर से खाना बनाकर साथ ले आई थी। सराहन पहुंचकर भीमा काली के मंदिर की तीनों सीढ़ियां लांघकर उन्होंने अपना सामान वहां रख दिया, जहां सभी दर्शनार्थियों का सामान रखा हुआ था। हाथ पैर धोए और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। 8-10 सीढ़ियां चढ़कर खुले आंगन में दो समांतर खड़े मंदिरों में से वे दोनों पहले पुराने मंदिर के पास गई। इस मंदिर की परिक्रमा करके वे दोनों मुख्य और नवीन मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगीं। अब तक वे दोनों भीमा काली मंदिर के दूसरे तल तक आ पहुंची थी। यहाँ भी 5 फीट का चांदी के पतरे से मढ़ा दरवाज़ा सदा की भांति आज भी मोटे से ताले के साथ बंद पड़ा हुआ था। तभी तंग सीढ़ियों की छत से दीप्ति का सिर टकराया तो संध्या झट से बोल उठी, पता नहीं कितनी बार आ चुकी है मंदिर, फिर भी तेरा सिर टकरा ही जाता है।
झुक कर ना चलने का यही नतीजा होता है ना। दीप्ति हंसती। बात करते करते वे लोग मंदिर में पहुंच चुकी थी। यहाँ तो झुके बिना अंदर जा ही नहीं सकते, दरवाज़ा इतना छोटा है। दीप्ति फिर हंसती। पीतल के जंगले के बाहर पुजारी एक और कालीन पर बैठा सबको चरणामृत और प्रसाद बांट रहा था। इन दोनों ने भी दान पात्र में कुछ सिक्के डाले, अपने सिर पर हाथ रखकर पुजारी से तिलक लगवाया और प्रसाद लेकर बाहर निकल आई। परिक्रमा के बरामदे में खड़े होकर कुछ देर बर्फ से ढकी पहाड़ियों के सौंदर्य को आंखों से पीती रही। फिर वहां से भी बाहर निकल आई। सीढ़ियां उतरकर अब वे लकड़े के मंदिर की ओर बढ़ रही थी, तभी संध्या ने उसे इशारा किया तो उसने देखा कि सामने से विकास मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके साथ उसकी माँ और छोटी भाभी थी, लेकिन उनका ध्यान उन दोनों की ओर नहीं था। फिर भी वे दोनों झट से दीवार की आड़ में छिप गई। दीप्ति, तुझे पता है इसकी सगाई ऊना से हो रही है। आजकल ये वहीं पर पोस्टेड है। सुना है वहां स्वयं को अविवाहित बताकर इसने किसी लड़की को पटा लिया है। संध्या कह रही थी। क्यों, वह कुल्लू वाली कहाँ गई? वह, अरे गांव की औरतें कभी सहती हैं ऐसा रौब? वह तो 6 ही महीनों में भाग गई छोड़कर। छोड़ न संध्या, हमें क्या लेना है विकास से और उसकी शादियों से। दीप्ति का मूड उखड़ गया लगता था। पर तू उस पर कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती? बिना तुझे तलाक दिए कभी एक को लाक रहा है, कभी दूसरी को। वह चाहे तो 10 ले आए, मेरे मन में तो वह कभी बैठा ही नहीं। बेचारे पापा अपनी भूल पर ही घुल घुल कर मर गए। मुझे तो बस अपने पापा के लिए दुख है। दीप्ति ने एक ठंडी सांस ली। मैडम, चाय ले आऊं? सुरीली ने फिर उसे वर्तमान में ला दिया था। हाँ हाँ सुरीली, तुम ठीक टाइम पर पूछने आई हो। जाओ 2 कप चाय लाना, विकास ने दरवाजे पर से ही कहा। सुरीली, मैंने तुम्हें कहा क्या चाय लाने के लिए? जाओ अपना काम करो। चलो, चाय नहीं पिलाना चाहती हो तो ना सही, तुम्हारी मर्जी। विकास ने दोनों हाथ झटके। पर अब यह मत कहना कि बैठो भी नहीं। कहता हुआ विकास दीप्ति के पास ही सोफे पर बैठने लगा तो दीप्ति एकदम वहां से उठकर कुर्सी पर जा बैठी। विवश होकर विकास को दूसरी कुर्सी पर बैठना पड़ा। दीप्ति जान चुकी थी कि यदि वह अंदर बेडरूम में गई तो विकास वहां भी आ धमकेगा, जो वह कभी सहन नहीं कर सकेगी। पता नहीं कैसे कैसे ढीठ लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं कि ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना बेइज्जती का। फिर उन्हें किसी और की इज्जत का क्या ख्याल होगा। दीप्ति रिवासी हो रही थी। क्यों भाई डॉक्टर दीप्ति, अपनी पत्नी के घर आने में क्या बेइज्जती होती है? मिस्टर विकास कुमार, दीप्ति ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, ये बात तो तुम्हें उस समय सोचनी चाहिए थी जब तुम मुझे मेरे पापा के दरवाजे पर छोड़ आए थे, या जब तुम कुल्लू से नई पत्नी लाए थे, या फिर जब शिप्रा से विवाह किया। इतनी सारी करतूतों के बाद भी अब तुम मुझको चारा डालने की कोशिश कर रहे हो। दीप्ति का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। नहीं दीप्ति, तुम गलत सोच रही हो। मैं किसी को चारा नहीं डाल रहा, बस अपनी रूठी पत्नी को मना रहा हूँ। वह भी तब जब एक छोड़कर भाग गई और दूसरी भगवान को प्यारी हो गई। तुम चाहती तो शिप्रा को बचा सकती थी, पर तुमने जानबूझकर अपनी ड्यूटी बदलवा ली ताकि तुम अपनी सौत को बचाने की जिम्मेदारी से बच सको। यदि शिप्रा बच जाती फिर तुम मेरा पीछा नहीं करते। क्यों? हाँ, मेरा घर नहीं उजड़ता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? और अब तुम्हें उसका भुगतान तो करना ही होगा ना। फिर मैं भी तुम्हारी गुस्सा दूर करके तुम्हें मनाकर अपने घर ले जाऊंगा, ठीक रहेगा ना? नहीं मिस्टर विकास, मैं तुम्हारी शक्ल ना पहले देखना चाहती थी और ना अब देखना चाहती हूँ। बल्कि सच तो ये है कि तुम्हारी शक्ल मैं कभी भी नहीं देखना चाहती। जिस आदमी के कारण मेरे पापा को सारी उम्र घुट घुट कर जीना पड़ा और वे मेरे सामने खुद को अपराधी मानते रहे, उस आदमी को मैं कैसे माफ़ कर सकती हूँ? और एक तुम ऐसे ढीठ हो कि तुम पर इन सब बातों का कोई असर ही नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ और फिर कभी इधर मत आना। वरना वरना क्या बताओ? वरना पुलिस में रिपोर्ट करोगी? विकास बड़ी बेशर्मी से हंसा। अरे भाई, हमें भी तो पता चले कि ऐसा कौन सा कानून है जो पति को पत्नी के घर आने से रोकेगा। थोड़ा रुक कर बोला, खैर अभी तो मैं जा रहा हूँ,
कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर भी जा रहा हूँ, मगर मेरे लौटने तक फैसला कर लेना कि मैं यहाँ रहने आऊँ या तुम मेरे पास आ रही हो। अच्छी ज़बरदस्ती है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ और कान खोलकर सुन लो कि ना तुम यहाँ आ सकते हो ना मैं वहाँ आ रही हूँ। तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। विकास बेशर्मी से हंसता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। सुरीली पिछले दरवाजे में खड़ी अपनी मैडम की बेबसी देख रही थी। वो सोच रही थी कि बेचारी डॉक्टर दीप्ति कुछ भी तो नहीं कर सकती, डरती हैं, शोर होने से, लोगों में बदनामी होने से डरती हैं, और भी ना जाने किस बात से डरती हैं। अगर मेरा आदमी होता ना तो मैं अब तक लकड़ी काटने वाले दराट से इसके काट काट कर टुकड़े कर दिए होते। ये इज्जत भी बहुत बुरी चीज़ है, कोई अपने मन की बात भी किसी से नहीं कह सकता। इससे तो हम गरीब ही अच्छे, कम से कम जो मन में आया कह दिया और छुट्टी। पर ये आदमी, राम राम, ये कितना बेशर्म है। डॉक्टर दीप्ति रोज ही इसकी बेइज्जती करती हैं, पर इस पर कुछ भी असर नहीं होता। ब्याहता बीवी के होते हुए दो दो औरतें ब्याह लाया, और अब भी दीप्ति बीबी जी जैसी बड़ी डॉक्टर से रिश्ता निभाने की उम्मीद रखता है। सुरीली, अचानक दीप्ति की पुकार पर चौंक उठी वह। खाना लगाओ, सुबह 2 सर्जरी है और ये कमबख्त जब तब आकर मूड खराब कर जाता है। दीप्ति बड़बड़ाते हुए डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। अब तक विकास कुमार जा चुका था। दीप्ति सोच रही थी कि उसने तो पापा को दहेज का सामान वापस मांगने से भी मना कर दिया था। अगर उसका पेट भर जाता है तो खा लेने दीजिए कहकर पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन यह तो जोक की तरह चिपक गया है। किससे कहे दीप्ति, क्या करे। अब तो डॉक्टर विजय भी नहीं रहे जिनका उसे सहारा था। ले देकर एक संध्या ही तो थी जिससे वह अपने मन की कह सकती। इसलिए दीप्ति ने संध्या को फ़ोन करके अपना मन हल्का किया। इधर सभी डॉक्टरों को और सभी स्टाफ को भी दीप्ति से हमदर्दी थी, क्योंकि शिप्रा का ऑपरेशन तो इसी अस्पताल में हुआ था ना। यह तो तय था कि दीप्ति विकास से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, लेकिन विकास सही गलत किसी भी हथियार को प्रयोग करने से बाज नहीं आ रहा था। हद ये कि एक दिन वह बच्चे को भी दीप्ति के क्वार्टर में छोड़ गया कि शायद बच्चे को देखकर उसके दिल में ममता जाग जाए, पर उसने तुरंत ही सुरीली के हाथों बच्चा उसके घर वापस भिजवा दिया। विकास कई दिनों बाद शिमला वापस आया था। आते ही नहा धोकर तैयार होने लगा। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ तो उसे याद आया कि यह टेबल भी दीप्ति ही का तो था। वह बालों में कंघी घुमाते हुए सीटी बजाने लगा। अभी वह जूते पहनने ही जा रहा था कि कॉल बेल बज उठी। बाहर आकर देखा, माँ जिस आदमी को साथ लेकर आ रही थी वह एक वकील था। अभी विकास कुमार कुछ पूछता कि वह बोल उठा, मिस्टर विकास कुमार आप ही हैं? जी हाँ, कहिए। ये लीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए। उसने कुछ कागज़ विकास की ओर बढ़ाए तो विकास अचकचाकर बोला, ये क्या है? पढ़ लीजिए, डाइवोर्स पेपर है। क्या? डॉक्टर, दीप्ति ने आपके खिलाफ तलाक का केस फाइल किया है। अगर मैं उसे तलाक ना देना चाहूँ तो? वह ढिठाई दिखाने लगा। उन्होंने आपके विरुद्ध चरित्रहीनता का आरोप लगाया है। कैसे? उन्होंने आप पर बिना उन्हें तलाक दिए ही दूसरे विवाह का आरोप लगाया है। प्रमाण के तौर पर उन्होंने अपने हॉस्पिटल में मिसेस शिप्रा के पति के रूप में शिप्रा के केस को साक्षी पेश किया है, और इसी आधार पर कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है उसके अनुसार आप वहां अब नहीं जा सकते। कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर आपके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। ये कैसे हो सकता है? विकास की आवाज़ दहाड़ने के बजाय मिमियाने वाली सी लग रही थी, और वह बरामदे में पड़ी कुर्सी पर धम्म से बैठ गया। आज उसकी अकल ठिकाने आ गई थी। डॉक्टर दीप्ति ने उसे उसकी सही औकात दिखा दी थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।